रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ और एडवोकेट फ़ियाज़ रामे साहब मौजूद हैं। एक बार फिर आज हम बात करेंगे ज़रा ये जो डिलीवरी बॉय केस है इसके हवाले से। तो कि किस सर चालान-वालान कहाँ तक पहुँचा है सर? अब किस तरफ जा रही है पुलिस इस केस को लेकर? जी, बहुत शुक्रिया शाहिद भाई आपका। आपने इस प्लेटफ़ॉर्म पे मुझे अक्सर मदऊ करते हैं और आपकी मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, मैं इसमें ये कहूँगा कि देखें, ये जो इसने बीमारी का ड्रामा किया ना इस खातून ने, हाँ, उसके पीछे भी आप जानते हैं कि मेडिकल ग्राउंड बेल के लिए एक बड़ी वैलिड रीज़न है। और ओके, अक्सर पॉलिटिशियन और मुख्तलिफ लोग जो हैं वो हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं और यही कहते हैं कि जनाब हमारी तबीयत नासाज़ है और हमें जो है वो क्योंकि ये बेल के लिए ग्राउंड बन जाता है और हाँ, जेल सुपरिटेंडेंट की जानिब से और ये कोशिश की जाती है कि चलें यार ये खातून बीमार है, तो इसको बेल मेडिकल बेसिस पे बेल प्रोवाइड कर दीजिए। अब ये खातून जो है इसके पास इस वक़्त 2 ग्राउंड हैं बेल के लिए। एक तो ठीक इसके है। पास सबसे बड़ा बहाना ये है कि जी ये औरत है, ठीक है? हालाँकि ये पूरे फ़साद की जड़ है, बोन ऑफ कंटेंशन है इस सारे मामले की और ये कत्ल के पीछे सबसे बड़ी वजह ये खातून। बिल्कुल अच्छा ऐसा है। दूसरी हमारा जो पाकिस्तान का कानून है 497 जो पोस्ट अरेस्ट बेल को डील करता है, उसमें एक्सेप्शन हासिल है बच्चों को और औरतों को। ठीक है, अच्छा एक तो ये उस एक्सेप्शन में फ़ॉल करती है बेल एज़ अ मैटर ऑफ राइट ये क्लेम कर सकती है, ठीक है? और अब दूसरी सोने पे सुहागा ये हो गया कि ये यहाँ पे बच्चों का भी यूज़ करेगी कि जनाब मेरे बच्चे हैं और मेरे बच्चों को कोई भी शख्स और लुक आफ्टर करने के लिए नहीं है, तो मुझे अपने बच्चों की जो है वो परवरिश करनी होती है, उनको लुक आफ्टर करना होता है, तो मुझे बेल जो है वो दे दीजिए। ठीक है, साथ अब इसने मेडिकल ग्राउंड को बना लिया, तो ये सारा ड्रामा है जो हॉस्पिटल से चक्कर लगा कर आई है, उसके पीछे एक तो ये वजह है और दूसरा फिर आपको पता है कि जेल का एक तरीकाकार है, जो इस तरह हुँ, के घिनौने जुर्म में मुलविस लोग होते हैं, नाज़ेबा जुर्म में, जो कि ज़िना जैसी लानत में मुलविस रही है ये खातून और उसके बाद ये मर्डर हुआ है। तो इस तरह के लोग जो हैं आपको पता है फिर जो जेल के रूल्स के मुताबिक जो गया-गुज़रा काम होता है, जैसे बाथरूम वगैरह साफ़ करना या इस तरह के काम करना, वो फिर इसी तरह के लोगों से करवाए जाते हैं, क्योंकि ये जेल के रूल में मुख्तलिफ़ कैटेगरी बनी होती हैं, ओके, कि कौन-सा कैदी मुशक्कती है, जो मुशक्कती है वो मुशक्कत के हिसाब से उससे किस तरह की मुशक्कत ली जानी है। कोई वहाँ पे आटा बना रहा है और जो सिंपल इम्प्रिज़नमेंट वाले हैं, जिनको मुशक्कत नहीं है, वो सिंपल इम्प्रिज़नमेंट वाली कैटेगरी में हैं, जो जुडिशियल रिमांड पे हैं, वो जुडिशियल रिमांड वाली कैटेगरी में हैं। लेकिन जो ठीक है, ज़िना में है ना सर, ये एक तरीकाकार होता है कि जब कोई मुल्ज़म जाता है, तो सबसे पहले जेल सुपरिटेंडेंट एक इंटरव्यू करता है और वो कहता है कि जनाब साहब बहादुर किस जुर्म में आए हैं? कोई कहता है हुँ, मैं जनाब चेक मैंने फ्रॉड मारा था, चेक डिसऑनर कहते हैं चलो ठीक है, इसको साइड पे करें जी। कोई कहता है जी मैंने ये कर दिया। जब बारी आती है ना ज़िना की, तो हुँ, वो हुँ, फिर उसके साथ सर एक बंदा होता है तगड़ा काफ़ी, वो थप्पड़ मारता है 3 अगर कोई मर्द हो, ठीक है? ठीक है, जब वो कोई कहता है ना कि जी मैं ज़िना करके आया हूँ, तो वो इस चीज़ को इतना बुरा समझा जाता है कि वो 3 दमदार किस्म के थप्पड़ मारता है और उसके बाद वो कहते हैं कि जो कोई जेल में कोई गलीज़ काम करने वाला है या वॉशरूम सफाई या जो भी, वहाँ पे इसको लगाएँ ताकि इसको पता चले कि ये किस तरह का काम करके आया है। ओके, तो और एक वजह ये भी हो सकती है कि इस खातून से में भी जहाँ तक मेरी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन थी कि इस तरह का काम लिया जाता हो और उससे जान छुड़ाते वक़्त इसने कह दिया कि मैं बीमार हो गई जी, मुझे उल्टियाँ आ गई हैं। उल्टियाँ डेफ़िनेटली कोई वॉशरूम साफ़ करते ही आई होंगी ना, स्मेल वग़ैरह की वजह से। हाँ, ऑटोमैटिकली खुद जेल में कैसे उल्टियाँ आ गईं, ठीक है? ठीक है, तो ये एक तो ये वजह हो सकती है, दूसरा बेल लेने के लिए ये बहाना भी हो सकता है। तो ठीक ये है, 2 चीज़ें जो है मैंने आपके सामने रखी हैं। अभी जो आपने तफ्तीशी की बात की सर चालान के हवाले से, जी चालान हाँ, अभी दाखिल नहीं होगा, उसकी वजह ये है, अगर तो चालान दाखिल हो जाए तो उसमें कंप्लेनेंट का एक फ़ायदा भी था, लेकिन कंप्लेनेंट की मजबूरी बन गई, क्योंकि जब चालान दाखिल हो जाता है फिर बेल के लिए ग्राउंड नहीं रहता। ओके, बेल जो है वो उसके ऊपर एक तरह का बार लग जाता है। फिर अदालत ये कहती है कि अब चालान नाज़िल हो चुका है, फ़र्द जुर्म आयद हो चुकी है, आप ट्रायल में जाके अपनी बेगुनाही साबित करें, आप टेम्परेरी रिलीफ़ के लिए क्यों कोशिश कर रहे हैं?
तो अदालत ओके। इसमें फिर बेल इज़ अ टेम्परेरी रूल रिलीफ इस पे फिर प्रेफ़रेंस नहीं देती, क्योंकि हुँ, ये इन्हीं ग्राउंड पे बल्कि चालान में अगर डिले हो, तो ये ग्राउंड है बेल लेने का कि सर मुझे बिला वजह जेल में डाला हुआ है, अभी तक तो चालान फ़ाइल नहीं हुआ, तो मैं सिस्टम की नज़र हो रहा हूँ, मुझे बेल प्रोवाइड की जाए। जब ट्रायल कंक्लूड होगा तो मैं हर तारीख पे हाज़िर होता रहूँगा। ठीक है। तो ये चालान अभी इसलिए दाखिल नहीं होगा क्योंकि कंप्लेनेंट ने इन्वेस्टिगेशन चेंज करने की एप्लीकेशन डाल दी है। अच्छा, अभी अभी जब एप्लीकेशन डाल दी है कंप्लेनेंट ने, पहले आईओ ने तो अपनी फाइंडिंग कंप्लीट करके चालान बना के सबमिशन की तरफ जा रहा है, या उसने ओके। सबमिट कर दिया, लेकिन ये जब इन्वेस्टिगेशन चेंज होगी, तो ये प्रोसेस रुक जाएगा क्योंकि अब ये अपनी फाइंडिंग देंगे तो फिर चालान सबमिट होगा। हुँ, अगर ये चालान सबमिट हो जाता है, तो फिर कोई नई फाइंडिंग आ जाती है, तो ये फिर उसी चालान का हिस्सा बनेगी। तो इसलिए अभी इसके ऊपर चालान जो है वो डिले होगा फ़िलवक़्त, अभी इन्वेस्टिगेशन चेंज हुई है, तो अब मामला इस तरफ जाएगा। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि इन्वेस्टिगेशन चेंज होने से केस के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? ठीक है। क्योंकि क्योंकि कंप्लेनेंट ने इन्वेस्टिगेशन चेंज करने का इम्पैक्ट तो पड़ेगा, लेकिन मोस्टली आम तौर पे जो हमारे पाकिस्तान में प्रैक्टिस है, वो ये है कि मोस्टली पुलिस अफ़सरान जो हैं वो दे एक्ट लाइक ए मशीन। वो कहते या हैं कि जनाब हमने साबका तफ्तीश के साथ इत्तेफ़ाक किया है। जो हुँ, पहली हुँ, इन्वेस्टिगेशन है, एक लाइन लिखते हैं कि पहली इन्वेस्टिगेशन के साथ वी आर सैटिस्फाइड विद प्रीवियस इन्वेस्टिगेशन, और चलो जी अल्लाह की सुपुर्द, वो आपके ऊपर एक और स्टैम्प लग जाती है कि दोनों हुँ, हुँ, इन्वेस्टिगेशन में यही शवाहिद सामने आए। लेकिन ठीक है। अगर कोई लेकिन अगर कोई स्पेशल इदारा जैसे सीआईए हो गया, या कोई गेज़ेटेड ऑफ़िसर डीएसपी या एसपी रैंक का ऑफ़िसर इन्वेस्टिगेशन कर रहा हो, जो कि आम तौर पर मर्डर केसेज़ में एक एसओपीज़ भी है कि जब हुँ, इन्वेस्टिगेशन चेंज की जाए, कम से कम डीएसपी रैंक का या सीआईए जो एक इदारा है जो स्पेशल एक पुलिस है, उसपे वो इसकी इन्वेस्टिगेशन करे ताकि मेरिट्स ऑफ द केस जो हैं, वो इंश्योर किए जा सकें, और नए एविडेंस जो हैं, जो कि पहली तफ्तीश में सामने नहीं आ सके, वो सामने आ सकें जिसका प्रोसिक्यूशन को फ़ायदा हो सके। तो ओके। अब ये देखना पड़ेगा कि ये नए आईओ जो हैं, अगर तो ये किसी सब इंस्पेक्टर रैंक के हैं, तो फिर इन्होंने इस तरह के होमिसाइड के केस में क्या करना है, मर्डर केस में? ये तो फिर आपको पता है कि सब इंस्पेक्टर तो पहले इंस्पेक्टर कर रहा था, तो अब अगर सब इंस्पेक्टर करेगा या इंस्पेक्टर करेगा, तो फिर तो अल्लाह ही हाफ़िज़ है, ठीक है? हुँ, तो ये मिनिमम किसी एसपी रैंक के बंदे को इसकी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, ताकि नई चीज़ें सामने आ जाएँगी। लेकिन एक चीज़ जो आप भी चिल्ला-चिल्ला कर कहते रहे हैं, मैं भी कहता रहा हूँ कि कंप्लेनेंट शुड बी विजिलेंट, उस वक़्त उसने फ़ोकस नहीं किया। अब सेफ सिटी का कैमरे का जो रिकॉर्ड है, वो फ़ाइल का हिस्सा नहीं बन सका। हुँ, हुँ, तो हुँ, वो तो हुँ, 30 डेज़ का टाइम लैप्स हो गया, वो बैकअप ख़त्म हो गया, तो अब इन्वेस्टिगेशन चेंज भी हो जाएगी, तो वो एविडेंस प्रीशियस एविडेंस ऑन रिकॉर्ड नहीं आएगा। तो हुँ, इस हुँ, तरह की चीज़ों से केस को फ़र्क तो पड़ता है, लेकिन अभी भी वहाँ पे मौके के गवाह मिल सकते हैं, जिसको हम कहते हैं सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, जिसको हम उर्दू में वाज टकर एविडेंस कहते हैं कि कोई राह चलते किसी शख्स ने देख लिया हो। तो कोई ओके। ऐसा एविडेंस हमको मिल सकता है कि जिसने गाड़ी को जाते देखा हो या ऐसी चीज़ें। तो और भी बहुत सारे क्लू इन्वेस्टिगेशन के दौरान सामने आ सकते हैं। तो अगर हुँ। ये फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन हो, तो ये चीज़ें क्लियर हो सकती हैं। जी।